जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर 1 देखने वाला यूरोप में राष्ट्रपाल। इसमें हम लोग पार्ट 1 का वीडियो देख लिए थे। अब देखेंगे पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट कहाँ से है, इटली के। क्या बोला है? इटली के विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था। कितने राज्यों में गठित किया था? 3। तो इटली के विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों के गठित किया। मतलब इटली का जब विजय हुआ था, मतलब जीत हुआ था ना, उस समय ना नेपोलियन वहाँ के राजा थे। तो नेपोलियन ने क्या किया? इटली को क्या 3 गणराज्य, कितने राज्यों में किए थे? तो 3 गणराज्यों में गठित किया था। तो पहला था सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा था लुगुलियन और तीसरा ट्रांसपेंडेंट। क्या था? ट्रांसपेंडेंट। तो 3 था। क्या था आपका? 3। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट। क्या था? ट्रांसपेडेंट। तो 3 में किया था। चलिए पहला देखिए। तो याद है कि इटली में विजय के पश्चात नेपोलियन ने कितने गणराज्यों की स्थापना की? 3। कितने? याद रखिए कितने किए थे? 3। 3 याद रखिएगा आप। कितने किए थे? 3। आप अगला क्वेश्चन बोला है मेजनी कौन था? क्या बोला आपका? मेजनी कौन था? तो बोला है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। क्या था? मेजनी जो था ना, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। क्या था? योग्य सेनापति। मेजनी मतलब क्या था? एक सेनापति भी था। अगला बोला है मेजनी ने सन 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी। याद है कि यंग इटली की स्थापना कब की गई थी? तो 1831 में। किसने किया था? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो आपका मेजनी ने। कब किया था? 1831 ईस्वी को। बोला है मेजनी ने सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। याद रखिए मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। कौन नामक संस्था का? था यंग यूरोप। तो याद है मेजनी 2 यंग इटली का स्थापना किया था, यंग यूरोप दोनों किसने किया था? मेजनी ने किया था। याद है इस आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। कब किया था? 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। यह कब स्थापना, यंग यूरोप कब की स्थापना कब हुई थी? 1834 ईस्वी में। याद है यंग इटली की यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप का जो होता है ना, कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। बोला है विक्टर एम्यूनुअल ने काउंटर कबू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। याद रखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका। विक्टर एम्यूनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंटर कबू किसे? विक्टर एम्यूनुअल ने काउंटर नहीं है, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। याद दीजिएगा विक्टर एम्यूनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। विक्टर एम्यूनुअल ने काउंट काबूर को क्या नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। किस पर? विक्टर एम्यूनुअल ने काउंट काबूर को किस पद के लिए नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। किसके लिए? प्रधानमंत्री। तो हो जाएगा विक्टर एम्यूनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला बोला है काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। जो काउंट काबूर ना बहुत सफल क्या था? एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। अगला बोला है काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानते थे। काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानते थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। याद ले इटली या जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थे? तो आपका ऑस्ट्रेलिया था। ये भी एग्जाम में आता है। इटली या जर्मनी के एकीकरण सबसे बड़ी बाधा किसे माना गया था? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसको याद रखिएगा। इटली या जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। उसी काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण किसमें माना था? वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। और बोला है गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? बोला है कि गौरीवाल्डी जो था ना पेशे से क्या था? गौरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? गौरीवाल्डी जो था ना पेशे से क्या था? एक नाविक था। 1870 ईस्वी 1831 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया था। किसके बीच युद्ध छिड़ रहा था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब छिड़ा था? 1870 से 1871 ईस्वी में। इटली तथा जर्मनी की एकीकरण लगभग एक साथ हुआ था। मतलब इटली या जर्मनी के एकीकरण लगभग क्या हुआ था? एक साथ हुआ था आपका। आधुनिक युग में जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। क्या बोला है? आधुनिक युग में जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। क्या थी?
आधुनिक युग में जर्मनी में लगभग कितने छोटे राज्य थे? 300 छोटे बड़े राज्य थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मतलब उसमें सब में विभिन्नताएं थी। क्या थी? एक जैसी नहीं थी। क्या थी? किसी में राजनीतिक थी विभिन्नताएं थी, किसी में सामाजिक भी, किसी में धार्मिक। धार्मिक मतलब हो जाएगा मतलब मान लीजिए कि किसी के धर्म अलग हो, दूसरे का अलग होता है, तो सभी जगह पर क्या था? अलग अलग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं पाई गई थी। कहाँ पर? जर्मनी में। और जर्मनी में कितने छोटे राज्य थे? तो 300। कितने थे? 300 छोटे बड़े राज्य थे। अगला बोला आपका रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क। तो याद है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। ऑस्ट्रेलिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ था। मतलब ऑस्ट्रेलिया और पर्सा युद्ध में कौन था? फ्रांस तटस्थ था। मतलब दोनों के बीच में कौन आया था? फ्रांस। क्या था? फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया जो न था ना, कब? 1866 ईस्वी में। किसके खिलाफ? पर्सा के खिलाफ सेडोवा। किसमें था? सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी थी। और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस कर वह बुरी तरह पराजित हो गए। क्या था? कितना? 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने ना पर्सा के खिलाफ क्या? सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी थी। और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस कर वह बुरी तरह से क्या हो गई थी? बुरी तरह से पराजय हो गई थी। 19 जून 1870 ईस्वी फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार। देखिए 19 जून 1870 ईस्वी में फ्रांस किसने? याद है कि फ्रांस ने कब युद्ध छेड़ दिया था? तो 1870 में। किसके खिलाफ? तो पर्सा के खिलाफ। तो 19 जून 1870 ईस्वी के फ्रांस ने के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसी की बुरी तरह हार हुई। क्या? उस समय क्या फ्रांस ने युद्ध जब छेड़ा तो फ्रांस की बुरी तरह हार। कहाँ पर? सेडान। कहाँ पर? सेडान में। अगला बोला है सेडान युद्ध में जर्मनी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। देखिए सेडान युद्ध हुआ जिसमें क्या था? बुरी तरह से कौन पराजित थे? फ्रांस बुरी तरह से पराजित हो गए थे। याद है, सेडान के युद्ध में बुरी तरह से कौन पराजित थे? फ्रांस। और कौन महाशक्ति बन के हुआ था? जर्मनी। कौन? याद रखिए, फ्रांस बुरी तरह से पराजित हो गया था और कौन महाशक्ति था? जर्मनी। सेडान युद्ध में जर्मनी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। कब आया था? कौन युद्ध में? सेडान युद्ध में। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में ना जर्मनी का एकीकरण पूरा था। कब? सेडान युद्ध के समय। किसके? सेडान युद्ध में क्या हुई? विजय मिला था इसको। किसको? जर्मनी को। और जर्मनी क्या होता है? बड़ा महाशक्ति उभर कर सामने आया था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। क्या है कि देखिए बगल में शादी हो रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ बजा कर डिस्टर्ब होगा, इसलिए आज का क्लास क्या करते हैं? यहीं पर स्टॉप करते हैं। याद है कि सेडान युद्ध में जर्मनी ना महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। 1831 में जर्मनी का एकीकरण पूरा था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा था? 1831 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था जर्मनी का? सेडान युद्ध में। कहाँ से हुआ? सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त कर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।